हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाइवा फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में जानने वाले हैं और ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ का पार्ट है। तो जिसने भी प्रीवियस के 6-7 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको देख लो। वीडियो 1 से चालू करो और स्टेप बाय स्टेप उसको देखते जाओ, तो फिर आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो किसी भी स्टॉक्स का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, फिर हम जानेंगे कुछ की कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना चाहते हो तो। ठीक है, फिर हम जानेंगे किस तरीके से हम इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को कर सकते हैं, फिर हम जानेंगे क्यों हमें ये करने की ज़रूरत है, फिर हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, कोई भी कंपनी होती है ना, वो किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, मतलब कि किस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो किसी भी कंपनी को, जब भी आप देखोगे ना, तो फिर ना उसको एक बार देख लेना कि किस सेक्टर में वो काम करती है कंपनी। ठीक है, और फिर उस सेक्टर में क्या क्या पोटेंशियल रिस्क है, क्या क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, वो सेक्टर ओवरऑल किस ट्रेंड में है, ये सब जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप ये सभी चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि हम टाटा मोटर को एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है, टाटा मोटर के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टाटा मोटर किस सेक्टर का पार्ट है। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या क्या पोटेंशियल रिस्क है, ठीक है, क्या क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, और कंपनी की क्या पोजीशन है अपने सेक्टर में। तो देखो, टाटा मोटर के पास ना मार्केट शेयर अच्छा खासा है। ठीक है, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा मार्केट शेयर के साथ बैठा हुआ टाटा मोटर। अब देखो, इसमें इसके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एज है, कुछ इसके ना कुछ इसके कॉम्पिटिटर्स है, जैसे मारुति सुजुकी, उसके पास कुछ अपना एज है जो टाटा मोटर्स से अलग है। ठीक, तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना कौन सी कंपनी का ग्रोथ एस्पेक्ट ज़्यादा है, ये सभी चीज़ को समझने के लिए आपको इंडस्ट्री का ना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं की कंपोनेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर 3 की कंपोनेंट है। पहला है इंडस्ट्री ओवरव्यू, दूसरा है मार्केट डायनामिक्स, तीसरा है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, तो देखो, इंडस्ट्री ओवरव्यू में आपको क्या देखना है ना, मान लो कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को एनालाइज कर रहे हो, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को एनालाइज कर रहे हो, या फार्मास्यूटिकल सेक्टर को आप एनालाइज कर रहे हो, तो उसका ना एक इंडेक्स होता है सभी का अपना अपना। तो आपने इंडेक्स जाके एक बार देख सकते हो कि वो किस ट्रेंड में है। ठीक है, इंडस्ट्री का आप ट्रेंड देख सकते हो, ग्रोथ पैटर्न आप एनालाइज कर सकते हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स आप देख सकते हो जो इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हो वो इंडस्ट्री ग्रोइंग स्टेज पे है, या इंडस्ट्री मेचर हो चुका है, या फिर ना इंडस्ट्री अपना डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, मतलब कि अब वो इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा कुछ फ्यूचर नहीं रहा, अब वो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम एनालाइज करते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू में। अब देखो, सेकंड क्या हो जाता है, मार्केट डायनामिक्स। ठीक है, मार्केट डायनामिक्स में हमको ज़्यादा कुछ नहीं देखना रहता है, यहाँ पर ना सप्लाई और डिमांड को बेसिकली आपको एनालाइज करना है। ठीक है, फिर कंज्यूमर है, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, जब भी वो कोई प्रोडक्ट को ख़रीदने जाता है अपने सेक्टर में, तो वो क्या चीज़ देखता है, उसको क्या चीज़ चाहिए, उसकी क्या डिमांड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको देखना रहता है। फिर देखो, टेक्नोलॉजी किस तरीके से मिस अफेक्ट कर सकता है मार्केट को। फिर क्या क्या रेगुलेशन है, सरकार कुछ नियम लेके आती रहती है, टैक्सेशन हो सकता है, या कुछ और डिफरेंट नियम कानून हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा एक बार। फिर आप ग्लोबल मार्केट को देख सकते हो, वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है उस इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपका मार्केट डायनेमिक्स में आ जाता है। देखो, ये सब चीज़ को देखना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे ना 2-3 स्लाइड में आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, और मैं आपको ना मनी कंट्रोल की मदद से कुछ आपको पॉइंट्स भी बता दूंगा कि आप यहाँ पर आके किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। फिर देखो, कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना रहता है ना कि कोई भी कंपनी, जैसे हम टाटा मोटर की बात कर लिए, ठीक, तो टाटा मोटर की क्या क्या कॉम्पिटिटर है। तो देखो, मेरे नज़र में तो एक कॉम्पिटिटर है मारुति सुजुकी, जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, और सबसे बड़ा मेजर चंक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंडिया में, वो मारुति सुजुकी के ही पास है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हो जाता है, तो इसके पास कुछ एज है, टाटा मोटर के पास अपना कुछ एज है। ठीक, क्या क्या स्ट्रेंथ है इसके पास, क्या क्या वीकनेस है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी वो अपना रहा है। ठीक है, क्या मार्केट शेयर है उसका। तो ये सभी चीज़ को आप ना कंपेयर करके ना एक अच्छा स्टॉक को चूज़ कर सकते हो, जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ एस्पेक्ट
प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आप किस तरीके से अपना एनालिसिस को इफेक्टिवली कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या चीज़ देखना है, सबसे पहले आपको ना मार्केट रिसर्च करना है। ठीक है, मार्केट रिसर्च आप किस तरीके से कर सकते हो। देखो, मार्केट रिसर्च ना इंडस्ट्री रिपोर्ट आप देख सकते हो, ये बहुत सारे कंपनी आपको प्रोवाइड कर देते हैं इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। ठीक, मार्केट सर्वे आप देख सकते हो, गूगल पे आप सर्च करोगे किसी भी सेक्टर का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखो, जो भी ये डेटा है ना वो रेप्यूटेबल सोर्सेज का लेना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी न्यू वेबसाइट है या फिर कुछ अननोन सोर्स है उसको आप जाके एनालाइज करो वहाँ पर से, तो वो उतना ज़्यादा मीन्स ना ऑथेंटिक नहीं लगता है। ठीक है, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, क्विंट हो गया, ये सब जगह पे आपको अगर जाके कुछ मार्केट रिसर्च आप कर रहे हो तो फिर वो बहुत ही अच्छा है। या फिर आप investing.com पे जा सकते हो, ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके अपना मार्केट रिसर्च मीन्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इससे आपको क्या क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है। पहले आपको ना ट्रेंड देखना है। ठीक है, कि क्या ट्रेंड है उस सेक्टर का। ठीक, उसके बाद फिर आपको ना ग्रोथ प्रोजेक्शन देखना है। देखो, कोई भी मार्केट रिपोर्ट आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पर दिया रहता है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023 अभी है मान लो। ठीक, तो 2023 में इसका ग्रोथ इतना है, 24 में कितना परसेंट से इसका ग्रोथ होने वाला है, 25 में कितना परसेंट होने वाला है। तो ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया रहता है वहाँ पर, उसको भी आप जाके एनालाइज कर सकते हो, और किस बेसिस पे वो दिया वो भी वहाँ पर बताया हुआ रहता है। ठीक है, फिर अपने एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हो। जैसे कि ऑटोमोबाइल की हम बात की तो यहाँ पर दो एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमोबाइल में। पहला तो आपका ईवी है। ठीक है, ईवी तो अभी थोड़ा कॉमन होने लगे, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, अभी फोर व्हीलर में कॉमन होने लगा है टाटा मोटर्स की वजह से। अब देखो, एक और यहाँ पर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन अभी इंडिया में हाइड्रोजन कार शायद से नहीं अभी आई है, लॉन्च नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी कंपनी यहाँ पर अभी आपको हाइड्रोजन कार नहीं अभी यहाँ पर बना के दे रहा है, प्रोवाइड नहीं कर रहा है। फिर हाइड्रोजन कार में भी दो टाइप का हाइड्रोजन है। ठीक, एक ग्रीन हाइड्रोजन है, एक ब्लू हाइड्रोजन है। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है ये सब आप देखो, कौन सी कंपनी किस टाइप का हाइड्रोजन पे काम कर रही है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ में आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा रहे हो तो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेसिक एनालिसिस है, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस कुछ नहीं होता है, एस से आपका स्ट्रेंथ हो जाता है, डब्ल्यू से वीकनेस हो जाता है, ओ से अपॉर्चुनिटीज़ हो जाता है, और टी से थ्रेट्स हो जाता है। तो फिर ना इस चीज़ को आप एनालाइज करोगे ना तो आपको समझ में आता है कि कंपनी की इंटरनल कैपेबिलिटीज़ क्या है और एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या है उस कंपनी के ऊपर। तो शॉर्ट एनालिसिस मैं आपको अभी दिखा दूंगा, बहुत ही ईजी एनालाइज करना। ठीक है, फिर आपका होता है पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ना 5 पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं, इसके ऊपर आप बोलोगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 5 पॉइंट आप समझ लो क्या क्या 5 पॉइंट यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। देखो, सबसे पहले देखा जाता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ठीक है, फिर देखा जाता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ठीक है, फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, मीन्स कोई न्यू कंपनी अगर उसमें एंटर होती है उस सेक्टर में तो फिर क्या वहाँ पर डिसरप्शन वो लेके आ सकती है। फिर थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, फिर कॉम्पिटिटिव राइवलरी। ठीक, तो ये 5 पॉइंट्स को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल में। तो चलो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट एनालिसिस आप किस तरीके से कर सकते हो, और मार्केट रिसर्च भी आप कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको बोलूँगा अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो ना तो मनी कंट्रोल का प्रो वर्जन आप ले लो, बीच बीच में ऑफर आते रहता है, उसमें आप ले लो 1000 रुपये में या 500 रुपये में, साल भर का सब्सक्रिप्शन तक मिल जाता है बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ पर से आप अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब देखो, मान लो कि हम यहाँ पर टाटा मोटर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, टाटा मोटर देखो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पर आप शॉर्ट एनालिसिस में देखो आपको शुरू में दिखती है SWOT। ठीक है, मनी कंट्रोल का शॉर्ट एनालिसिस। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ में 5 स्ट्रेंथ के पॉइंट हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर दो तो देखो EPS ग्रोथ यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग है। फिर देखो एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट, ROE इम्प्रूव हो रहा है 2 साल से। फिर देखो ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन भी इन लोग का बढ़ रहा है। फिर देखो एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। फिर देखो FII, ये सब यहाँ पर अपना शेयर होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। वीकनेस में क्या है, देखो 4 वीकनेस है यहाँ पर। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट क्वार्टर पे अपना शेयर होल्डिंग घटाई है टाटा मोटर्स से। फिर देखो नेट प्रॉफिट इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन है। ठीक है, फिर नेट कैश फ्लो भी यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइनिंग पे है।
ठीक, फिर अपॉर्चुनिटीज़ पे देखो, ब्रोकर्स अपग्रेडेड देखो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ में बेसिकली यहाँ पर मेन चीज़ नहीं बताया हुआ, यहाँ पर बताया ब्रोकर यहाँ पर अपना रिकमेंडेशन यहाँ पर वो चेंज कर रहे हैं जो भी है, ठीक है, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। फिर थ्रेड्स देखो, रेड फ्लैग्स फर्म लिंक टू ऑनगोइंग रेगुलेशन इन्वेस्टिगेशन, लीगल केसेस वगैरह कुछ चल रहे हैं, ठीक है, ये थ्रेट है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर शॉर्ट एनालिसिस पे आपको 2-3 जगह पे मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर मनी कंट्रोल पे आप चले जाओ, फिर आप investing.com पे जा सकते हो। कुछ ब्रोकर्स है वो देते हैं, फायर्स का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये सीरीज़ एक बार ख़त्म हो जाएगा ना जितना लर्निंग वीडियो, फिर मैं आपको ना 3-4 में आपको वहाँ पर वो बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो, जो बेस्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट इसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये आपको हेल्प करता है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग लेने में, ठीक है। आप कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक पे कर रहे हो ना, आप ये नहीं चाहते हो कि जो 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट आपने मिस आउट कर दिया ना, वो 3-4 पॉइंट की वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो रेड में चले जाए, ठीक है, वो स्टॉक आपके लिए बैकफायर कर जाए, ठीक है। तो इसी के अंदर सारे एस्पेक्ट को टच करना ज़रूरी है। देखो ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसकी वजह से ना आपका ना जो भी एंट्री पॉइंट वगैरह है ना उस पे अफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आप और अच्छे से प्रिसाइजली एंट्री ले सकते हो किसी भी स्टॉक में। इससे देखो आपका ना रिस्क असेसमेंट भी अच्छा हो जाता है, आप अच्छे से अपना रिस्क ले पाओगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक को लेना है, किसको नहीं लेना है। मान लो कि आप टाटा मोटर लेना चाहते थे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है, तो देखो आप बेशक ले सकते हो अगर आपके सभी रिसर्च में वो अच्छा बैठ रहा है तो, अगर नहीं बैठ रहा है तो मत लो, ठीक। लेकिन अगर आप साथ में ना 2 कंपनी को और एनालाइज कर लोगे जो उसका कॉम्पिटिटर है, मारुति सुजुकी और महिंद्रा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाटा मोटर कहाँ पर स्टैंड करता है अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने, ठीक है। अब देखो मारुति सुजुकी बहुत ज़्यादा आगे है, वो डीजल पेट्रोल कार की वजह से बहुत ज़्यादा आगे है। महिंद्रा भी लगभग वही है, ठीक है। ईवी में बहुत ज़्यादा कुछ खास उन लोग का अभी मार्केट शेयर नहीं है, ठीक है। टाटा मोटर का सबसे ज़्यादा ईवी में मार्केट शेयर है इंडिया में, इंडियन कंपनीज जो हैं उसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रिस्क है, ठीक है, फ्यूचर में क्या ग्रोथ एस्पेक्ट मेरे को मिलने वाला है। अगर कर्ज ज़्यादा है तो क्या फ्यूचर में वो अपने डेट को रीपे कर पाएगा, कंपनी नहीं कर पाएगा। तो ये सभी चीज़ आप अपना रिस्क असेसमेंट में एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में जो ये 2-3 पॉइंट है ना, इस चीज़ को ना कंपनी भी एनालाइज करती है अपने ग्रोथ एस्पेक्ट के लिए। अब देखो कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए, तो वो ये सब एनालिसिस की वजह से, इंडस्ट्री एनालिसिस की वजह से इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज बना सकती है वो, ठीक है। फिर देखो जो भी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कैपिटलाइज कर सकती है, मतलब कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट लेके आ सकती है, कोई प्रोडक्ट बना सकती है, ठीक है, और इसकी वजह से वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह सकती है। तो देखो बहुत ही ईजी है इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेक्टर के बारे में रिसर्च करना है, गूगल कर लो आप कि इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या ग्रोथ एस्पेक्ट है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही रिलेटेड कुछ कंपनीज हैं, मान लो कि आप डायरेक्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं जाना चाहते हो तो कोई और कंपनी जो मेन मेन पार्ट्स बना रही है, ठीक है, जैसे मदरसन सोमी हो गई, ठीक है, या फिर ना आपका सोना BLW प्रिसीजन्स हो गए, ठीक। तो इस तरीके से ना बहुत सारे कंपनीज हैं जो मीन्स ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाते हैं, तो आप उस पे भी वो कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो। क्योंकि देखो पार्ट्स तो बिकने ही बिकने हैं, लेकिन अच्छे से अपना फंडामेंटल एनालिसिस करके खरीदो वो सब चीज़ों को, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे, यहाँ पर मैं 3-4 पॉइंट आपको बस बताऊँगा, ठीक है। देखो अगर आप ना इंडस्ट्री एनालिसिस करते हो ना तो बेसिकली आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा कि उसका ट्रेंड क्या है। कहीं आप डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं कोई ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं है जो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, ठीक है। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना तो कितनी भी अच्छी फंडामेंटल रहे 2-4-5 साल 10 साल तक जो भी उसका फ्यूचर है, उसके बाद वो आपको ज़ीरो हो जाएगी, वो कंपनी वो मार्केट से चले जाएगी, ठीक है, या फिर वो अपना ना बिज़नेस किसी और जगह शिफ्ट कर देगी, ठीक है, किसी और सेक्टर में चली जाएगी, फिर उसको वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो इससे बेटर है कि आप इंडस्ट्री को अच्छे से एनालाइज करो, ठीक। उसकी वजह से आपको ना कॉम्पिटिटर का क्या एज है, क्या वीकनेस है, ठीक है, ये सभी चीज़ भी आपको समझ में आ जाता है, जिसकी वजह से आपने एक बहुत ही अच्छा ना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर पाओगे, ठीक है।
मेरी प्रीवियसली जितनी भी वीडियो आई है फंडामेंटल एनालिसिस की, उसको आप अच्छे से देखो, उसमें ना पॉइंट नोट आउट करो कि आपको क्या क्या पॉइंट सही लग रहा है आपके माइंडसेट उस व्यू से, ठीक है। फिर ना वो सब पॉइंट को आप एनालाइज करो किसी भी स्टॉक की, फिर आप देखो अगर वो स्टॉक को आप लेते हो तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न देने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और अपना ख्याल रखो, अच्छे से ट्रेड करो। गुड बाय।